नमस्कार। प्रेक्षागृह में आए सुधी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ दिव्य सांस्कृतिक संस्था की तरफ से। और दो लाइनों से बात शुरू करूँगा कि चमकते हुए तारे होते हैं, जलती हुई शमाएं होती हैं, जलती हुई शमाएं होती हैं, चमकते हुए सितारे होते हैं, महफिल के आगाज़ के आसार ये सारे होते हैं। अरे वाह। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की संध्या में। और हमारी आज की प्रस्तुति है नाटक वतन वापसी। जी हाँ, वतन यानी कि देश। देश एक ऐसा जज्बा है, देश प्रेम एक ऐसा जज्बा है कि जो हर किसी के अंदर एक रस का संचार कर देता है। कोई आदमी कहीं भी रहे, किसी भी दुनिया के कोने में, लेकिन अपनी मातृभूमि से, अपने देश से प्यार बहुत करता है, उसके लिए सब कुछ लुटा सकता है। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा शेर कहा है कि शहीदों की याद पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की याद पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। यही जज्बा लेकर, यही कहानी को केंद्र में रखकर हमारी आज की कहानी है, हमारा नाटक है वतन वापसी। और इसका परिकल्पना निर्देशन किया है हमारे युवा रंगकर्मी संजय त्रिपाठी ने, और उपन्यासकार भी जो हैं वो हैं राजेश झिंगा। इनकी उपन्यास का नाट्य रूपांतर किया गया है। नाटक की अवधि है तकरीबन 1 घंटा। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि कृपया अपने अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे कर लें, और बच्चों से गुजारिश करूंगा कि पूरे मन लगा के प्ले देखें और चहलकदमी ना करें प्लीज़। तो नाटक के बाद पात्र परिचय के लिए आपका 10 मिनट का समय और लूँगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक वतन वापसी। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ मैं कहती थी कि तुम जिंदा हो, लेकिन कोई मेरा विश्वास नहीं करता था। हर हफ्ते ऑफिस जाती थी तुम्हारा पता लगाने के लिए। मैं जानता शुरू में तो ढांढस बताते थे, उसके बाद मुझे देखकर हंसने लगे, पर मैं फिर भी जाती, हर हाल में जाती थी। तुम्हारी याद में मैं पागल हो गई हूँ। मैं समझ सकता हूँ। नहीं, तुम कुछ नहीं समझ सकते। जिंदा लाश बन गई हूँ मैं।
नहीं हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। शांति, मैं आ गया हूँ ना, तुझे रोने नहीं दूंगा। शांति, ये दुनिया का क्या हाल बना रखा है? मैंने तुझे कितना नाजों से रखा था, लेकिन तू क्या हाल बना लिया अपना है? तुम्हारे बगैर शांति कहाँ रह गई है? मैं तो अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रही थी, बस तुम्हारा इंतजार था। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, आखिर तुम्हें फौजी थे। पगली, अरे फौजी देश पे शहीद होने के लिए जाते हैं, जिंदा घर आने के लिए नहीं। लेकिन तुम इतने बरस कहाँ थे? तुम्हें पता है पूरे 20 साल बीत चुके हैं तुम्हें देखे हुए। हमारा राजू अब 21 साल का हो गया है। हमारा राजू? हाँ, हमारा राजू। राजू, कहाँ है मेरा बेटा? लेकिन तुम्हें इस हाल में छोड़ने वाला मेरा बेटा? नहीं, तुम्हें इस हालत में छोड़ने वाला मेरा बेटा नहीं हो सकता। नहीं देखनी मुझे उसकी सूरत। नहीं, ऐसा मत कहो। मेरा राजू ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरा राजू। शांति, कोई बेटा अपनी माँ को इस खुदाए मकान में कैसे छोड़ सकता है? हाँ, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया तुम्हारे माँ को? कुछ नहीं। वो एक बम लग गया था, जिसमें मेरा पैर घायल हो गया था, इसलिए उसे काटना पड़ गया। लेकिन तुम इतनी साल तक कहाँ रहे? कोई खबर तक नहीं थी, तुम्हें हम लोगों की सुन तक नहीं दी। कहाँ थे तुम? सब बताता हूँ। जानती हो, जब मैं जानबूझ के परीक्षा ले रहा था। तुम माँ देश में ये कुछ हो, तुमने देश को राइट ये देश में जो मेरी माँ है मैदान। देखो लड़ाई छिड़ने का वक्त, सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई, और मैं तुम्हें सिर्फ 5 दिन की छुट्टी देता हूँ। तुम माता जी से मिलके जल्दी वापस आ। थैंक यू सर। जय हिंद, जय हिंद। जब तुम यहाँ बेहोश पड़ी थी और पूरा मोहल्ला यहाँ पर इकट्ठा था, मेरी तो जान निकलते निकलते बची।
फौजियों की जान इधर उधर नहीं, सरहद पर ही निकलनी चाहिए। मेरी माँ बहुत फिल्मी डायलॉग बोलने लगी। अब क्या करूं, फौजी की बीवी जो ठहरी। अच्छा माँ, एक बात बताओ, एक परमवीर चक्र कम था क्या जो दूसरा लेने के लिए मुझे आर्मी ज्वाइन करा दी? ये दिल मांगे मोर। अच्छा माँ, डॉक्टर ने कहा तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अब तू फिल्मी डायलॉग मारने लगा, क्यों झूठ बोलता है रे? तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं कि मुझे टीबी है, और वो भी ना ठीक होने वाली पोजीशन पर। अरे ये कौन है? माँ ये शांति मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। हॉस्पिटल से लौट रहा था ना, तो रास्ते में मिली और आपसे मिलने की जिद करने लगी। अच्छा, मेरी दोस्त है। आजा बेटी। नहीं, थोड़ा दूर से ही। ये जरा छुआछूत वाली बीमारी है कहीं। हाँ शांति, तुम दूर से बात कर सकते हो। रमेश, मेरी माँ नहीं है। माँ किसे कहते हैं? मैंने बचपन से नहीं देखी, आज देख रही हूँ। फिर भी तुम कहते हो दूर से। तुम्हारे परिवार में कौन है? बस मैं और मेरे बाबा। वो भी बहुत बीमार रहते हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे पढ़ाया लिखाया। अब मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। अच्छा माँ, आप लोग बातें करिए, मैं चाय बना लेता हूँ। आप माँ के पास बैठे, मैं बनाई। ये शांति तो मेरे मन में बस चुकी है। मैं तो इसे ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। हाँ, अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ 5 दिन की छुट्टी मिली और 2 दिन हो चुके हैं। मुझे वापस भी जाना होगा, बॉर्डर पर जंग छिड़ने वाली। और अगर वापस ना गया तो जो वचन आपने पिताजी को दिया था उसका क्या? तुम्हें याद है माँ, पिताजी ने जंग पर जाने से पहले क्या कहा था कि मैं जंग से वापस आऊं या ना आऊं, और आप मुझे फौज में जरूर भेजोगे। हाँ, मुझे सब याद है मुझे। लो, चाय भी आ गई। माँ, आपकी तबीयत बहुत खराब है। आप कहें तो पिताजी को संदेश भिजवा दूं कि मैं देर से आऊंगी। अरे नहीं बेटा, तू अभी घर जा। तेरे बाबा तेरा इंतजार कर रहे होंगे, और तू चिंता मत कर। तुझे तो मैं तेरे बाबा से हमेशा के लिए छीन लूंगी। अच्छा रमेश बेटा, इसी तरह घर तो छोड़ा। जी माँ, जी माँ। ठीक है बेटा। लगता है बीमार है, एनर्जी लेवल्स कम है, आवाज़ का जो कुछ है ना बहुत अच्छा बस का बेटी बहुत हो गया। बस जरा सा और। क्या मैं तुम्हारा बीमार रहता हूँ और ना जाने कब बुलावा आ जाए। और बाबा, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? ये सच है बेटा,
मेरी माँ के जाने के बाद मैं एकदम अकेला पड़ गया, पर तेरा सहारा था। अब सोचता हूँ कि तू पढ़ लिख गई है, अपने पैरों पर खड़ी हो गई, बस किसी तरह तेरे हाथ पीले करा दूं, फिर आराम से तेरी माँ से मिलने जाऊं। पर बाबा मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अच्छा ये बता, वो लड़का कौन है जो तुझे उस दिन छोड़ने आया था? वो रमेश है, मेरे कॉलेज के समय का दोस्त। वैसे वो करता क्या है और उसके घर में कौन कौन? उसके घर में केवल माँ है। उसके पिताजी फौजी थे जो जंग में शहीद हो गए, और वो भी फौज में है। फौजी है? फौजी है तो क्या हुआ? बेटा फौजी का क्या है, आज घर तो कल बॉर्डर है, कल को अगर गोली लग गई तो सब खेल खत्म। माँ बाप की जिंदगी खराब, ऊपर से जो भी उससे शादी करेगी वो पूरी जिंदगी विधवा बनकर जिएगी। बाबा, फौजी देश की हिफाजत करते हैं, बॉर्डर पर पहरा देते हैं, तभी आप और हम चैन की नींद सो पाते हैं। और फौजी की पत्नी विधवा नहीं, शहीद की पत्नी कहलाती है, जो उसके लिए सम्मान की बात होती है। और एक बात मान लो बाबा मेरी, अगर आपने मेरी शादी किसी और से करवा भी दी और उसे कुछ हो गया, तब आप क्या कहेंगे? वो तो ठीक है बेटा, पर कोई बाप अपनी बेटी को जानबूझकर आग में नहीं झोंकेगा ना। पर बाबा, अगर मेरी किस्मत में एक शहीद की पत्नी होना लिखा होगा तो आप उसे बदल नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से मुझे एक माँ मिली है, उनकी सेवा करने का मौका मुझे दे दो बाबा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। परसों सुबह निकलना होगा। बहुत चिंता ना, सोचता हूँ जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक रुक जाऊँ। तो क्या कह रहा है बेटा? मैं तो सिर्फ तेरी माँ और तू मेरा बेटा है, मगर तू जहाँ जा रहा है, जिस माँ की सेवा करने जा रहा है, वो तो भारत माँ है। जा बेटा, तू इनकी सेवा कर, मुझे कुछ नहीं होगा और तुझे भी कुछ नहीं होगा। और अगर तुझे कुछ हो भी गया तो मुझे ज्यादा दुख नहीं होगा। अभी मैं एक शहीद की पत्नी कहलाती हूँ, बाद में एक शहीद की माँ कहलाऊंगी। जा बेटा, मेरी चिंता मत कर। हाँ माँ। बेटा, वो कल शांति आई थी, आज भी आएगी क्या? सच बताऊं तो उसके आने से तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। माँ, माँ। अरे मेरी बच्ची, आ गई तुम? जी माँ, मैं आ गई। मुझे यकीन था तू जरूर आएगी। माँ, ये मेरे पापा हैं। नमस्ते। माँ मैं चाय बनाना। ये आप रुकिए, मैं बना देती हूँ। अच्छा बेटा, कब जाना है तुम्हें? जी परसों। इसके जाने से तो मेरी चिंता बढ़ गई है भाई साहब। ये चला जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी? अरे आप तो खामखा परेशान होती रहेंगे। आपका बेटा तो भारत माँ की सेवा करने के लिए जा रहा है, और मेरी बेटी उस देश सेवा की माँ की सेवा करेगी। अब देखिए, इसके लिए तो आपको अपनी बेटी
मैं तो धन्य हो जाऊंगा अगर आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना ले। अरे बहू नहीं, बेटी। इसी बात में मुंह मीठा कीजिए। अरे लो बेटा, तुम भी लो। भाई साहब, एक और बेटी। अरे आप आज्ञा करें। बेटा परसों चला जाएगा, फिर ना जाने कब आए। अगर हो सके तो कल ही इन दोनों का विवाह मंदिर में करा दिया जाए। कल ही? मगर बहन जी, कुछ तैयारियां करनी होंगी। अरे तैयारियां आपको कुछ नहीं करनी है, बस 2 जोड़े कपड़े में विदा कर दीजिएगा बिटिया को। जी, जैसी आपकी मर्जी। बाबा चाय। नहीं बेटा, अब मैं यहाँ कुछ नहीं पीऊंगा, क्योंकि ये घर अब तुम्हारा है। बेटी के घर में पानी नहीं पीते। अच्छा माँ। मिठाई खाइएगा। सदा सुखी रहो बेटा। अभी सुननी चाहिए पार्टी। देखो फौजी कॉस्ट्यूम अरे शांति बेटा। जी माँ। आती हूँ माँ। हाँ हाँ, फंसे हुए। हाँ उन्हीं का है माँ। 3 महीने से खत लिखना नहीं चूका, अब तो मुझे तुमसे जलन होने लगी है। अच्छा, आपको नहीं लिखते थे क्या खत को? अरे अरे क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, वो कई दिनों से जी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ जी मचलाता रहता है। हाय मेरी बेटी, मैं मर जाऊं, तू माँ बनने वाली है। बधाई हो। चल जल्दी से रमेश को खत लिख। नहीं माँ, उन्हें मत बताइएगा, वो ये खबर सुनते ही छुट्टी लेकर आ जाएंगे, और मैं नहीं चाहती वो अपना फर्ज भूलकर यहाँ पर आए। अरे वाह, तू तो फौजी की बीवी की भाषा बोलने लगी। बोलने क्या लगी, मैं तो हूँ, आपसे पीछे नहीं हटूंगी। जब आप अपने इकलौते बेटे को फौज में भेज सकती, वो भी पति के ना होने पर, तो मैं भी अपने बेटे को फौज में ही भेजूंगी। अच्छा, और अगर बेटी हुई तो? अब तो सेना में बेटियां भी जाने लगी है। अच्छा ठीक है, कल बेटे होने पर ही लिखना। अरे लो, मुंह से भी बेटा ही निकला, अब तो बेटा ही होगा। अच्छा चलो, अब खत पढ़ोगी मेरी अम्मा? अम्मा बनने में अभी 6 महीने बाकी है मुझे। अच्छा पढ़ो पढ़ो। प्रिय शांति, देखा, पहले तुम्हारे बारे में लिखा। आओ बेटा, तुम्हें बताती हूँ। अब नहीं पढ़ूंगी। अच्छा ठीक है, पढ़ो पढ़ो। आदरणीय माँ प्रणाम, मैं यहाँ कुशल मंगल से हूँ।
मैंने कल रात एक स्वप्न देखा कि मेरे घर एक सुंदर सा पुत्र आया है और मैं खुशी से तुम्हारे पास आ गया। माँ, अपना ध्यान रखना। शांति, माँ की हर हाल में सेवा करती रहना। शायद कल खत ना लिख पाऊंगा क्योंकि मेरी पोस्टिंग बॉर्डर पर हो रही है, लेकिन चिंता मत करना, कुछ ही दिनों की बात है। मैं जल्द ही लौटूंगा। तुम्हारा रमेश। इसे तो आभास हो गया कि बाप बनने वाला है। अच्छा, अब ये बताइए, मेरे बारे में खाली एक शब्द लिखा तो आपको बड़ी मिर्ची लगी, जबकि पूरे घर में आपके बारे में जिक्र हुआ है। अरे उस एक शब्द में ही तो सब कुछ लिख दिया मेरी अम्मा। अम्मा नहीं, अम्मा बनने वाली हूँ।
हस्तक्षेप से समाचार सुनिए। आज भारत के वीर जवानों ने दुश्मन के कई गैंग और टुकड़ियों को तहस नहस करके उन्हें पीछे ढकेल दिया। एक बम विस्फोट में भारत के भी कई जवान देश के लिए शहीद हो गए। जिन जवानों ने बहादुरी के साथ दुश्मन का सामना करते हुए उन्हें मार गिराया और अंत में अपने प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए, उनमें कैप्टन कुलदीप सिंह, लेफ्टिनेंट राहुल पांडे, सूबेदार विजयपाल, लांस नायक राजेंद्र सिंह, हवलदार मुरलीधरन व लांस नायक रमेश चंद्र शामिल थे। आज भारत ने पाकिस्तान को करारी मार, भारतीय जवान विजय पताका फहरा रहे हैं। हमें अपने देश के वीरों पर गर्व है। इनमें सभी वीर शहीदों के पार्थिव शरीर मिल गए, लेकिन अभी रमेश चंद्र लापता है, जिनकी तलाश जारी है। मैं जानता हूं कि तुझ पर क्या बीत रही है। तू मेरे साथ अपने मायके चल। जब तक रमेश नहीं आता तू वहीं उसका इंतजार करना। अरे कब तक इस नन्ही जान के साथ यहाँ अकेली रहेगी? पापा, आप जाइए। अब ये अपना घर है, मैं उनका इंतजार करूंगी। ठीक, तुम रमेश का इंतजार करो, लेकिन यहाँ नहीं, अपने मायके में करना। अब अपना घर यही है। वो घर तो मैंने कब का छोड़ दिया था। मैं उनके आने तक इंतजार करूंगी। आप परेशान मत होइए। अरे परेशानी की ही तो बात है बेटा। अरे कम से कम अपना ना सही इस बच्चे के बारे में तो सोचो। फौजी की पत्नी हूँ, कमजोर नहीं। अरे कब तक इंतजार करेगी? चाहे सारी उम्र करना पड़े, करूंगी। ठीक। तलाश जारी है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं।
मेरी सब इस दुनिया में नहीं है। अगर जिंदा होते तो वो जिंदा है जिंदा। क्यों नहीं समझते आप लोग कि वो जिंदा है? वो जिंदा है, हाँ हाँ, वो जिंदा है वो। इसका बच्चा आ गई तू? कर लिया पता अपने उस पति के बारे में? करवा ली अपनी बेइज्जती तूने? राजू, इतना क्यों चीख रही हो माँ? इतना क्यों चीख रही हो? तू कितना बिगड़ गया है राजू। मैं तेरे पिताजी का नाम लेकर खुद को जिंदा रख रही हूँ। तूने तो मुझे जीते जी ही मार डाला। कौन सा पिता? किस पिता की बात कर रही हो तुम? वो जो तुझे इस हालत में मरने के लिए छोड़ गया? अरे वो होता तो अब तक कब का आ गया होता। खबरदार, जो अपने पिताजी के बारे में एक शब्द और निकाला अपने मुंह से। क्यों ना कहूं? फौजी था ना वो? अरे अगर फौजी था तो लौट कर आता, शहीद होकर आता, जिंदा आता, मर के आता, लेकिन आता तो पता नहीं कहां भटक रहा है या भाग गया भगोड़ा। काश तू समझ सकता कि तेरे पिताजी ने तो वो किया है देश के लिए जो तू कभी सोच भी नहीं सकता। बस यही एक बात तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ। क्या किया है उसने हमारे लिए? अरे जो कुछ भी किया इस देश के लिए किया है। आज एक पैसे के लिए तरस रहे हम। और क्या पता कर लिया तूने? क्या पता कर लिया तूने? यही कि कुछ पता नहीं लग पाया उसका। अच्छा है, बहुत अच्छा है, कुछ पता नहीं लगा। वरना ये सारे लोग कहते कि भगोड़े का बेटा हूं मैं, भगोड़े का बेटा। मर जा, चला जा मेरे घर से। अगर मरना है तो देश पे मर। तेरा देश भाड़ में गया, तेरा देश। चला जाऊंगा, लौट के नहीं आऊंगा, मर जाऊंगा जाके मैं जा रहा हूँ माँ। जा, मर जा। राजू बेटा, राजू बेटा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हमारी औलाद को अच्छी परवरिश नहीं दे पाई, नाकाम
गई मैं। कितने कितने सपने थे हमारे कि अपने बेटे को अपने बाबा और पिताजी की तरह फौज में भर्ती करूंगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं कर पाई मैं। मेरा सपना था कि जब आप लौट कर आएंगे वो आपको सैल्यूट करेगा तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन मैं हार गई मैं। माफ कर दीजिए मुझे। मैं आ गया हूँ ना, परेशान न हो। हाँ, आप आ गए हैं। फिर क्या हुआ? जब मुझे होश आया तो मैं पागलों की तरह राजू को इधर-उधर ढूंढने लगी। मैंने आस पड़ोस में पूछा, उसके दोस्तों से पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया उसका। फिर मेरे दिमाग में अजीब-अजीब से ख्याल आने लगे। मुझे बहुत डर लगने लगा। आखिर राजू ही तो मेरा आखिरी सहारा था। जब आपकी याद आई तो मैं दौड़ कर कैब में गई, लेकिन फिर वही जवाब। उस जवाब के बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। बस याद है तो ये कि उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो खुद को अस्पताल में पाया। वहाँ पर डॉक्टरों ने बताया कि मैं 15 दिन से अस्पताल में बेहोश पड़ी थी। राजू को ढूंढने के चक्कर में मैं खाना पीना सब भूल गई थी। आखिर वही तो मेरा इकलौता सहारा था ना। कुछ दिनों तक एक नर्स आती थी मेरी देखभाल करने, लेकिन बाद में उसने भी आना बंद कर दिया। तुम्हारे पिताजी तो पहले से बीमार रहते थे। आपके जाने के बाद वो मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि बेटा अपने घर चलो, पर मेरा घर तो ये है। मैं कैसे जा सकती थी? और अगर आप आ जाते तो मैं नहीं गई उनके साथ। वो मेरी हालत नहीं देख पाए और दुनिया छोड़कर चले गए। एक राजू ही मेरा आखिरी सहारा था। वो भी मुझे इस तरह से छोड़कर चला गया। बस बची थी तो आपके आने की आस, उसी के साथ जी रही थी कि शायद आप वापस आ जाए। जानती हो
की याद तक नहीं आई आपको? आपने हम लोगों की सुध नहीं ली। कहाँ थे आप 20 साल? जंग में बम विस्फोट हो गया था, उसमें बर्फीला पहाड़ पूरा टूट गया और उसके साथ मैं कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। और जब वहाँ इतनी सर्दी थी, लगभग -20 डिग्री टेम्परेचर रहा होगा, कुछ पता नहीं था। लेकिन तभी एक जेट निकला और उसकी आवाज से मैं होश में आ गया। मैंने देखा कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। मैं बर्फ की पहाड़ी में फंस चुका था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने खुद को निकालने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा कि बम से मेरा पैर घायल हो चुका था। लेकिन मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। मैं कोशिश करता रहा। जेट वालों ने आपको देखा? कहाँ? कोशिश करने के बाद जब बाहर निकला तो जेट जा चुका था। लेकिन मैं घिसटता रहा उसी बर्फ पर। आसपास कोई नहीं था, ना मेरे पास कुछ खाने को था, ना कुछ पीने को था। दूर दूर तक मेरे सिवा वहां कोई नहीं था। फिर भी मैं घिसटता रहा, निढाल होकर उसी बर्फ पर सो गया। सुबह उठ के मैं फिर घिसटने लगा, घिसटता फिर रात हो गई। और तीसरे दिन जब मेरी आंख खुली ना, तो मैंने देखा कि चारों तरफ मेरे सिपाही खड़े हैं। मैं उनको देख के मैं तो खुश हो गया। लेकिन जब मैंने सही से देखा तो वो पाकिस्तानी सिपाही थे जिन्होंने मुझे घेर रखा था। उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने तो मेरा सही से इलाज तक नहीं कराया। मेरा पैर सड़ने लगा था, जिसे कटा दिया और उसके बाद मुझे जेल में डाल दिया। फिर क्या हुआ? पता नहीं कैसे हमारे सैनिकों को मेरी जिंदा होने की खबर लगी। तब हमारे अफसरों ने भारत सरकार से मेरे रिहाई की विनती की। तब भारत सरकार ने बहुत सी कार्रवाइयां करके मुझे वहां से छुड़ाया। तब कहीं जाकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। पिताजी, घबराते नहीं। अरे हम सिपाहियों के लिए, अरे हम फौजियों के लिए ये तो आम बात है, हैं? जी माँ। शांति, तुमने अपना वादा भूला नहीं। मुझे तुम दोनों पे गर्व है। लेकिन बेटा, सलामी मुझे नहीं, अपनी मां को दो। अरे लोगों को, सैनिकों की सलामी, सैनिकों की कुर्बानियां तो याद रहती हैं, लेकिन उनके परिवार वालों की कुर्बानियां सैनिकों की कुर्बानी से कई गुना अधिक होती हैं, जो लोगों को नहीं दिखती। आओ बेटा, हम उन परिवार वालों को सलामी दें जिन्होंने अपने पति, बेटे और बेटियों को अपने देश की सुरक्षा के लिए भेजा। पर आप इस हालत में? बेटा,
सलामी के लिए पैर की नहीं जज्बात की जरूरत होती है। जी पिताजी। जय हिंद। बस उम्मीद है आपको नाटक पसंद आया होगा, तो एक बार तालियां बजाकर बताइए। बस आपका 5 मिनट का समय और चाहूँगा ताकि उन पात्रों से आपका परिचय करा सकूँ जिन्होंने अभिनय किया था, उन कलाकारों को आपके सामने ला सकूँ। और हमारे बीच वरिष्ठ रंगकर्मी राजेश मिश्रा जी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि कृपया मंच पर आएँ और बच्चों को सर्टिफिकेट बांटकर हम लोग को अनुग्रहित करें। राजेश मिश्रा जी, तालियां राजेश जी के लिए। आपने राजेश जी को देखा होगा कि 30 डेज फेस्टिवल हुआ था, बहुत बेहतरीन रोल किए थे और बहुत से नाटकों के सह निर्देशक भी थे। रमेश जो बुजुर्ग थे वो बने थे पीयूष पांडे। मैं चाहूँगा बैक स्टेज से अगर कोई आ जाए मेरी सहायता के लिए। पीयूष पांडे। शांति जो बुजुर्ग थी वो बनी थी ज्योति सिंह। और उसके बाद रमेश यानी यंग रमेश जो थे वो थे तरुण कुमार यादव। शांति यंग वाली माही। माँ की भूमिका में थी काव्या मिश्रा। माँ की भूमिका अदा कर रही थी। बेटा राजू, जो राजू बना था, अभिषेक कुमार सिंह। पिताजी यानी कि शांति के पिताजी प्रणव श्रीवास्तव। आर्मी ऑफिसर बने थे अभिजीत कुमार सिंह। और जो साथी फौजी थे वो बने थे संतोष प्रजापति। इसके साथ ही कुछ लोगों ने हमारा मंच सहयोग किया। मंच पर के सहयोग के बिना नाटक संभव नहीं है। प्रकाश में थे हमारे खैर बाद में ध्वनि प्रभाव अनुराग शुक्ला का था। सेट परिकल्पना पुष्कर आहूजा। पुष्कर शायद नहीं है। सेट सहायक पीयूष पांडे, शशांक मिश्रा, तारा उत्प्रेती, अभिनव सिंह, दिलराज किशोर शर्मा। मुख्य सज्जा थी शहीद अहमद की। वेशभूषा रश्मि त्रिपाठी आपके साथ। प्रॉपर्टी संतोष प्रजापति। और प्रस्तुति सहयोग था डॉक्टर लक्ष्मी निगम का। उपन्यासकार जिसका नाट्य रूपांतर हुआ वो थे राजन डिंगरा जी। और इस पूरे नाटक की परिकल्पना करी, उस नाट्य रूपांतर किया, उपन्यास का निर्देशन किया और साथ ही मैंने जो प्रकाश वाली बात छोड़ दी थी वो इसीलिए क्योंकि वो थे संजय त्रिपाठी। साथ ही हमें सहयोग मिला विक्रम बिष्ट बनार का, सम्मानित अतिथि जनाब सभी लोग, संगीत नाटक अकेडमी कर्मचारी, अधिकारीगण एवं मीडिया बंधु और सम्मानित आप सभी लोग दर्शकगण, आप सभी आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोबारा फिर कभी ऐसी अच्छी दोस्ती के साथ रिपोर्टिंग करने के लिए जुड़ना है।